खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं मियां शाहिद साहब। मौजूद मेहमानों का तारफ करवाने से पहले कुछ रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूं। दुबई और भारत में दिफाई एक जो मुआहदे की बातें हो रही हैं, आजकल बड़े रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं, नया एक जो अजीब सा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बन गया है, तो यूँ लगता है कि रीजनल अलायंसेस अब बनेंगे और आपाधापी पड़ गई है हर किसी को। मगर ये क्या मामला है इसको हम देखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब और जो यूएई के तल्लुकात में बड़े दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। इस पर हम माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे। ईरान पर हमले के लिए जहाज़ इकट्ठे कर रहा है और ट्रंप एक तरफ तो ये पहले तस्वर दिया गया था शायद ये छट गए हैं बादल, मगर ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है और हाईली अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या होगा, क्योंकि खबरें ईरान की तरफ से ये आ रही हैं कि अब हर टारगेट पर वो अलामती हमले नहीं करेगा, क्योंकि अब उनके अपेक्स लीडर को शहीद करने की बात हो रही है। तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई टारगेट भी नहीं बचेगा अगर ये जंग होती है, जो लगता है हो रही है। क्यों ये बिल्डअप क्यों हो रहा है अगर जंग नहीं होनी, और अगर होगी तो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। आईपीपी का मामला, सोलर नेट मीटरिंग खत्म करने के साथ साथ एक दिलचस्प खबर मियां साहब से लेंगे कि जो नई टेक्नोलॉजी एक आई है चाइना की, तो ना तो नेट मीटरिंग की ज़रूरत रहती है, ना ही किसी वापडा की लोगों को शायद ज़रूरत रहे। ये खबर आपसे डिस्कस करेंगे। और क्या 18वीं तरमीम वाकई एक ढकोसला है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती कि हम नीचे तक, या जो बेसिक डेमोक्रेसी तो ये चाहती नहीं है। तो ये क्या ज़बान है और वो क्या कह रहे हैं, और सूबों को वो मुखातिब कर रहे हैं, तो सूबों में तो सारे सूबे आते हैं, तो ये क्या सिलसिला है। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, वो पाकिस्तान क्या T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट करेगा। मैं अपने मेहमानों का तारफ करवा दूं। जनाब मुमताज़ दिफाई जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, और मुमताज़ तजिया नगार जनाब अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। मैं आपसे आगाज़ करता हूँ कि बिल्डअप जो हो रहा है, ये बिल्डअप कोई सिंबॉलिक तो नहीं होगा, या ये बिल्डअप जो कर रहा है, और फिर आपने बार बार यानी आप ये बात पॉइंट आउट करते रहे हैं कि ही इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल, बट ये जो ही इज़ प्लेइंग विद फायर, क्योंकि अब अलामती हमले तो जवाबन नहीं करेगा। अगर वो पूरी अपेक्स लीडर को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में अगर आयरन डोम पार कर सकते हैं ईरान के जो मिसाइल्स हैं, तो वो किसी बड़े बहरी बेड़े तक भी रसाई उनकी हो सकती है। ये क्या दुनिया खुल रही है जनरल साहब? देखिए, ट्रंप साहब इस वक्त जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, ट्रंप साहब के लिए मैं अमेरिका की बात करूंगा कि अमेरिका जो इस वक्त, वो शायद हम उससे की आवाज शायद तक जा नहीं रहे। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा अमेरिका ने अभी देखिए रूस को भी और चीन को डायरेक्टली चैलेंज किया है, वेनेजुएला में चैलेंज किया है, ग्रीनलैंड में चैलेंज किया है, और ईरान में चैलेंज किया है। तो इन दोनों ममालिक की तरफ से जो बड़े ममालिक हैं, जो दावेदार हैं कि वो भी एक बड़ी ताकत हैं, और चीन तो अपने आप को सुपर पावर की स्टेज पर लाने की बात कर रहा है। तो ट्रंप साहब ने एक तो ये काम किया है कि दे हैव कॉल्ड कि भाई ये देखिए क्या करेंगे। ये बिहाइंड द सीन तो खैर ये बहुत कुछ कर रहे हैं, और इतलात ये भी है कि रूस ने काफ़ी सारा असला चीन को, ईरान को फराहम किया, और चीन ने भी फराहम किया। इससे ईरान को तो बैकअप कर रहे हैं। तो क्या जो ट्रंप साहब के इरादे नजर आ रहे हैं आपको, ट्रंप साहब इस हद तक रुक जाएंगे, या उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से ईरान को टेक देगा? वो भी नाकाम नजर आए हैं अभी तक। जो जितने भी सोरिश हुई थी वो अंडर कंट्रोल है इस वक्त, बल्कि ईरान अब बाकायदा एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि अब वो सिर्फ डिफेंस के लिए बात नहीं कर रहा। ईरान अभी प्रीएम्प्टिव की बात कर रहा है। खतरा महसूस करेगा ईरान, तो फिर ईरान उन टारगेट्स को निशाना बनाएगा जो वो समझता है कि अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों को हटने में मजबूर किया जा सकता है। जनरल साहब, यही जो आपने बात की है, बहुत बड़ी बात की है, यही मैं अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनल खबरें में कुछ अब्दुल्ला गुल साहब आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आप इस पर रहनुमाई दीजिएगा। खबर यह है कि 25 जनवरी तक अमरीकी बहरी बेड़े जो हैं वो ईरान के आसपास जो है वो पहुंच जाएंगे, और ये कहा जा रहा है कि इब्राहिम लिंकन आबनाए हुर्मस के करीब जो है वो पार्क होगा, और जॉर्ज बुश बहरी बेड़ा जो है वो भी बहरा हिंद में जो है वो कहीं पार्क होगा। और इसमें F-15 जो है 15 और F-35 की बातें हो रही हैं, जो जंगी तैयारे हैं। और इसमें साथ साथ ये भी हो रहा है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम और दिफाई सिस्टम जो है वो नस्ब है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो B-52 है वो ईरान के पास किसी यूरोपियन मुल्क में पार्क हैं, वहां पर जो है वो आ चुके हैं। और जो इंडियन मीडिया बकायदा नाम ले रहा है
वो कह रहे हैं कि जो वो जर्मनी की एयरबेस पर जो है वो मौजूद हैं। अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो 25 जनवरी जो है क्या उसमें हमला हो सकता है? और दूसरी जानिब जो ईरान है उसकी तरफ से ये खबर आ रही है कि उनके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी है जो कि बहरी बेड़ों को डुबो सकती है। आप क्या समझते हैं कि अगर जंग होती है तो फिर ईरान वाकईतन बहरी बेड़ों को डुबो देगा? काजी साहब और मियां साहब और जन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, इस काबिल समझा। जन साहब तो मेरे बहुत बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, और माशाल्लाह मैं इनसे बहुत सीखता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है ईरान का और ये सारे मामले का, इसको बहुत ज़रूरी है समझना। पहली बात यह है कि जिस तरह से आपने B-52 जहाज़ की जिक्र किया, वो इस टाइम पे ऑलरेडी डिएगो गार्सिया जो कि एक आइलैंड है, वो वहाँ मौजूद हैं, और तकरीबन 70% जो उनके जहाज़ हैं B-52 उनको वहाँ प्लेस कर दिया गया हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो उनके पास जो दोनों बहरी बेड़े जिनका आपने जिक्र किया, USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज बुश। देखें, USS अब्राहम लिंकन 2024 के अंदर जब ईरान और इजराइल के दरमियान में टेंशन बनी थी, तो उस टाइम पे उसको वहां ऑलरेडी प्लेस कर दिया गया था और वो मिडल ईस्ट में ही मौजूद था। इसलिए ये जो अब उनका ज़ाहिर है, आपको मालूम है कि यमन के पास जो उनके नक्लो हरकत है, उसके हवाले से पहले भी उनके ऊपर जो है इस किस्म के USS जो जहाज़ थे, उनके ऊपर हमला किया गया कामाकाजी ड्रोन्स के ज़रिए, और ये किसी और ने नहीं बल्कि यमन की फोर्सेस ने किया, और ये बात उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये ईरान ने प्रोवाइड किए। अब उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। शुरू के अंदर जब पहले 12 दिन की जो जंग हुई ईरान और इजराइल की, उसके अंदर जो मिसाइल्स थे वो ना ही प्रिसाइज अपनी लोकेशन पर पहुंच रहे थे, और वो आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम और इसी तरीके से एरो 1, एरो 2 और एरो 3 मिसाइल सिस्टम के जरिए जो है उनको हंट डाउन कर लिया जाता था। लेकिन वक्त गुजरता गया और फिर हमने देखा कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो थे, हाजी कसम और दीगर जो थे, वो वहां आना शुरू हुए, और फिर उनको रोकना नामुमकिन है। ईरान ने इस दौरान के अंदर बड़ा वाज़ेह कह दिया कि जो 21 बेसेस अमेरिका के मौजूद हैं इस खित्ते के अंदर, जिसमें खास तौर पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं शामिल, हम उनको रिटेलिएट करेंगे। और उसका हदीद बेस के ऊपर जब कतर के ऊपर उन्होंने हमला किया, जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया B-52 से और बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है इस्तेमाल किए, तो उन्होंने रिटेलिएट किया। इसका मतलब यह है कि अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स या सुपरसोनिक से जो है वो हमला करते हैं, जो उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो फिर कोई एयरबेस, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, ना रूस, ना चाइना और ना अमेरिका, किसी के पास नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। और यही वजह था कि आयरन डोम वगैरह सारे जो है बर्बाद होके रह गए और बड़े ताक के निशाने लगाए गए। अच्छा, मैं आपसे क्यों लेके गुल साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे क्यों लेके जल साहब, इस यूं कह रहे हैं लोग कि दिस टाइम जो पिछली जंग थी ये तो पिकनिक लगेगी आपको, बिकॉज नाउ जो अल हदीद पर भी हमला किया था वो बताया जाता है कि इतला करके ईरान ने किया था और अवॉइड किया था डायरेक्टली जो अमेरिकन बेसिस थी। बट नाउ चूंकि ये ज्यादा सीरियस हैं, तो क्या ये एक इस तरह का बड़ा महाज आपको खुलता नजर आता है? और पिछली दफा आपसे मैंने पूछा था कि एस्टैब्लिशमेंट और जर्नैलों ने कहा अमेरिका के कि डोंट गो इनटू दैट, ये ना करें, ये तो हो आपकी प्रिडिक्शन क्या है जनरल साहब, और ये होता है तो इसका स्केल क्या होगा? देखिए, ईरान के पास एक और चीज भी है, अभी रिसेंटली तजुर्बा किया था ICBM का, 10,000 किलोमीटर तक मार्क करने की इनके पास सलाहियत भी मौजूद है। जब इसको आप ऐड करते हैं जो सारे अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे थे, तो आपको फिर एक बड़ी डिफरेंस ही नजर आती है इस वक्त। वो ये है कि ईरान तो अपनी सालमियत की जंग लड़ रहा है, क्योंकि ईरान को तबाह करने के लिए सब कुछ हो रहा है। ये पहली दफा नहीं, दूसरी तीसरी दफा रिजीम चेंज की कोशिश की गई, इसराइल के जरिए हमला किया गया, उनके साइंटिस्ट को शहीद किया गया। जनरल साहब, क्या ICBM मिसाइल जो है वो रोका जा सकता है? आयरन डोम उसको रोक लेगा, या कोई दिफाई सिस्टम, या वो निशाने पर लगेगा? देखिए, डिपेंड्स उसको कि भाई क्या वो इतनी वार्निंग वो दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है 10,000 किलोमीटर का, वो 20 मिनट है, और 20 मिनट में अमेरिका के पास ये सलाहियत मौजूद है कि डिटेक्ट करके उसको निशाना बना सकता है। लेकिन
आप ये देखिए कोई निशाना बनाएगा किसको? क्या वो सारी जो बेसिस हैं इस खित्ते में अमेरिका की, उन सबको इतना डिफेंड कर सकता है अमेरिका? क्या वो इतनी अपने आप को इस कदर आगे ले आएगा, सारे अपने जो भी उसकी कैपेबिलिटी है वो कर ले इसको? जब ये करेगा तो फिर और निशाने बन सकते हैं उसके। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो अब्राहम लिंकन पर जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी भी उसके पास है और एटॉमिक हमला भी कर सकता है। और आगे से ये भी खबर आ रही है कि ईरान के पास भी खतरनाक हथियार जो है मौजूद हैं और ये उसमें बताया ये जा रहा है कि उसमें रेजेस नहीं है, जो रेजेस निकलती हैं एटमी हमले से, वो बाकायदा तौर पर ऐसा हथियार हैं जो बाकायदा तौर पर उसी तरह उसको कह सकते हैं कि वो एटॉमिक टाइप हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये मुमकिन है। अभी तो जो हथियारों की किस्में इसकी आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ आवाज आपको नहीं आती, लेकिन उसकी जो वेव्स निकलती हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि वो बिल्डिंग्स खड़ी रह जाती हैं और बिल्डिंग के अंदर लोग बैठे हुए जो हैं वो खत्म हो जाते हैं उससे। ये हथियार तो ईरान ने अभी तक डिस्प्ले नहीं किया था, और जो इतलात जिस तरह पिछले दिनों मिल रही थी कि बाकायदा ईरान के पास नए हथियार आ रहे हैं और उसने शायद नया खुद डेवलप कर लिया होगा ये इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसको फायर कर सके, वो कर सकता है ईरान इस वक्त। क्योंकि ईरान ने इससे पहले कहा कि वो अपनी सालमियत की जंग लड़ रहा है, और सालमियत की जंग लड़ने के लिए इसको पता है अगर ये अभी अमेरिका ने उसको तबाह करने की कोशिश की और जिस तरीके से वो कह रहे हैं उसको, क्योंकि अमेरिका को अगर ईरान पे बाकायदा रजीम चेंज करनी है तो बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़ेंगे। बूट्स ग्राउंड लाने के लिए वो तैयार नहीं है और कोई मुल्क इस ये जुर्रत करने को तैयार नहीं है। तो आज आके अमेरिका के पास सिर्फ अपने जो एरियल और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो रह गई है उसके पास। तो उसका तोड़ ईरान ने, ये नहीं कि डायरेक्टली अमेरिका के जो जहाज हैं, बहरी जहाजों की बात कर रहे हैं हम, उनको निशाना बनाएगा, बल्कि अमेरिका का और ज्यादा इंटरेस्ट है इस खत्ते में, उनको निशाना बनाने की सलाहियत उनके पास मौजूद है। और वो इतने खतरनाक हैं ये जो जिसमें हथियार की हम आप बात कर रहे हैं, मैं भी इसका जिक्र कर रहा था, वो काफी तबाही ला सकते हैं, जिसमें इजराइल सबसे बड़ा टारगेट होगा और जो उसकी दूसरी बेसेस हैं इस खत्ते में, जिसमें कुछ हमारे दोस्त ममालिक शामिल हैं जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं, वो निशाना बन सकते हैं। और साथ ही साथ ये मत भूलिए कि जो अमेरिका ने कोशिश की है बाबुल मंदब को दोनों साइड से कंट्रोल करने की, जिस वजह से यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एक बड़ी खलीज आपको नजर आ रही है, वो भी एक ऐसा हथियार है जो ईरान एज ए पॉलिटिकल टूल अपने साथ इस्तेमाल कर सकता है। सर इसी पॉइंट को अब्दुल्ला गुल साहब मैं आपकी तरफ ले जाऊंगा। जो यूएई और सऊदी अरब की बात हुई, अभी कल ही आज ही खबर आई है कि दुबई ने भारत के साथ दिफाई मुआहदे पर जो है वो दस्तखत नहीं, अभी एमओयू साइन हुआ है, लेकिन उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर उनका दौरा भी किया मोहम्मद बिन जायद ने भारत का। ये क्या जरूरत पड़ी दुबई को कि अमेरिका के साथ उनका मुआहदा था पहले दिफाई मुआहदा, और वहां पर मुआहदा करने जा रहे हैं जो कि दुनिया से तनहा हो चुका है मुल्क और साजिशी मुल्क है और पाकिस्तान से बाकायदा शिकस्त खा चुका है। और हमारा जो मुआहदा है सऊदी अरब के साथ है, सऊदी अरब के तरफ से भी जो है वहां से अच्छी खासी इस पर जो है वो तनकीद आ रही है। तो ये क्या जरूरत पड़ी है इसके रहनुमाई कीजिएगा सर। जी, मैं उसका एक बियॉन्ड विजुअल रेंज जो आपने बताया था उसका मैं जवाब दे दूं। पहली बात यह है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज जाहिर है ये एक मिसाइल सिस्टम है, और इसके अलावा भी MRVs जैसे भी मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स जो हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। यानी कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं जो एक ही वक्त में मल्टीपल वॉरहेड्स जो है वो लेके जाने की सलाहियत रखते हैं, और उसके बाद जो है वो अपने जगह का और अपने ठिकाने का तयन खुद करते हैं और उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये याद रखिए कि दुनिया में जहां भी जंगें होती हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना असला टेस्ट करना चाहते हैं, और दुनिया में इस टाइम पे रूस और चीन और दीगर ममालिक में नाम नहीं लेना चाहता, वो अपना असला टेस्ट करना चाहेंगे। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बमुकाबला ईस्टर्न टेक्नोलॉजी, तो ये याद रखें कि इस टाइम पे ये सौदा बड़ा खतरनाक होगा, और यही वजह है कि अभी तक ईरान के ऊपर हमले के लिए और खास तौर पे ईरान की नेशन जो है वो यूनाइट हो जाएगी। और ये याद रखें कि द नेशंस हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर कैन नॉट बी डिफीटेड। अब जो आ जाते हैं सऊदी अरब और ईरान और बाब अल मंदब स्ट्रेट्स के ऊपर,
देखिए, बात यह है कि इसके ऊपर माजी के अंदर भी कोशिशें की, तो फिर क्या हुआ? क्या यमन जैसे मुल्क को जो है वो उसकी पीठ लगा ली अमेरिका ने और उसके तमाम बाकी करूनी जितने थे, या उन्होंने जो है उधेड़ के रख दिया। सोमालिया तक तो इनसे हैंडल नहीं हुआ। कोई हेटी और जो बाकी ममालिक थे उसके अंदर जो है इनको जलालत और रुसवाई इनका मुकद्दर बन गई। अफगानिस्तान के अंदर जो इनके साथ हुआ है वो तो मेरे ख्याल में इनकी पुश्तें भी याद रखेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद मकसद यहाँ ये है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के ऊपर ईरानी सोल्जर्स देखने हैं। उसने प्रो इजराइल या इजरायली सोल्जर्स जो है वो नहीं देखने। ये बात तय हो गई है और हमने आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब, और ये देखें, इंडिया जो है उनका कल भी लाडला था, इंडिया उनका आज भी लाडला है। और याद रखें, ये सिर्फ उन्हीं का नहीं बल्कि अमेरिका का भी लाडला है। 10 साला दिफाई मुआहदा इंडिया के साथ किया जाता है। इसके अलावा जो है वो आप देख लें कि इंडिया के साथ इमिग्रेशन लॉज के अंदर नरमी रखी जाती है और पाकिस्तान का नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। इससे और क्या साबित हो रहा है? और फिर खुद उन्होंने अभी ये कहा कि हम पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिवाइज करेंगे कि पाकिस्तान किस हद तक जो है हमारे लिए ताउन करने के लिए तैयार है। और वो जनरल साहब को बहुत अच्छा पता है कि जो वो ताउन मांग रहे हैं, और सईद का भी जानते हैं, आप भी मियां साहब जानते हैं कि वो चीजें हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। इस वजह से ये पैराडाइम शिफ्ट हम नहीं ले सकते। और ये याद रखिए कि पाकिस्तान इज नॉट ए वीक कंट्री, इट इज द डिसीजन विच मेक्स यू वीक एंड स्ट्रॉन्ग। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस टाइम पे यूएई या ये मुल्क जो है, आप मुझे बताएं, जो जितने भी ये दे आर लाइक ऑयल कंपनीज। और पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान तो मामूली मुल्क नहीं है। पाकिस्तान ने यूएई को बनाया है। हम यूएई की बहुत इज्जत करते हैं। 20 लाख के करीब पाकिस्तानी इस टाइम पे वहां काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन इंडिया के साथ ये मामलात करना और 3 बिलियन की एलएनजी का उनके साथ डील की बात करना और उनके साथ जो है वो 20 बिलियन डॉलर तक जो है वो तिजारत को लेके जाना, मेरे ख्याल में 2 बिलियन तक लेके जाना, मेरे ख्याल में ये चीजें जो है जाहिर है पिंच करेंगी रीजनल पावर को। लेकिन क्योंकि एक नई कोल्ड वॉर जो है वो कोल्ड एंड वार्म वॉर शुरू है, जिसमें कल के एनिमीज ऑफ टुमारो, एनिमीज ऑफ यस्टरडे विल बी फ्रेंड्स ऑफ टुमारो एंड द फ्रेंड्स ऑफ यस्टरडे विल बिकम एनिमीज ऑफ टुमारो। मैं यहाँ से थोड़ी सी इजाजत लाऊंगा इंटरजेक्शन। जल साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चाहूंगा आपसे। ये फरमा बड़ी अच्छी बात की गुल साहब ने और बड़ा सराहत से। हमारी क्या सिचुएशन है एक इस इंतहाई वोलेटाइल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में, जहां पे आज का पता नहीं कल का कुछ पता नहीं है। सो फार हम बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं तमाम जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनके साथ, मगर कुछ खदशों का टेसिटली इशारा अभी गुल साहब भी कर रहे थे। हाउ डू यू थिंक कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे चलेंगे, और हमारे लिए क्या कोई खुदा न खास्ता खाकम बदन ऐसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि जिस अंदाज से हम चल रहे हैं इस अंदाज में शायद हम आगे चल के हमें कुछ ऐसे स्टैंड लेने पड़े कि जो जरा मुश्किल भी हों? देखिए, मुश्किलें तो आती हैं कौमों पर, और यही वक्त होता है जब कौमें पहचानी जाती हैं कि अपने इक़दामात से, अपने फैसलों से। जो कि आप बात कर रहे हैं, देखिए इस वक्त 3 इंतहा पसंद सोचें हैं दुनिया में। ये बार बार मैं बात करता हूँ। जो ज़ायनिज़्म हम सब समझते हैं, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म आपको ट्रम्प साहब लीड करते आपको नजर आ रहे हैं, ब्राह्मण ज़ायनिज़्म हमारे एक साइड पे मौजूद है, और ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट कुव्वतें यूएई में मौजूद हैं। आज से नहीं, काफी अरसे पहले से मौजूद हैं। और मैं उस वक्त से लिख भी रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। एनिमी एट द डोर है इस वक्त, यूएई लेके आ गया हमारे पास। यूएई का इंटरेस्ट सोमालिया में देख लीजिए, सोमालीलैंड में देख लीजिए, यमन में देख लीजिए, जो काम वो कर रहा है यूएई। तो यूएई के फुटप्रिंट्स अगर आप थोड़ा जाए, सॉरी मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत बुरी लगी मेरे दोस्तों को, और यूएई के साथ हमारे जो भी ताल्लुकात हैं उनकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन हैविंग सेड दैट, यूएई ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है। यूएई को ये मंजूर नहीं है कि ग्वादर फुली ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि ग्वादर फुली ऑपरेशनल होगा तो यूएई डायरेक्टली हिट होता है इससे। फिर यूएई ने अफगान जो रजीम है और जो ईरानीज जो इस किस्म के जो काम करा रहे हैं, वो यूएई में आपको फुटप्रिंट्स वहां पर भी नजर आएंगे उनको इसमें। इसलिए जो यूएई जो कुछ भी कर रहा है वो यूएई आग से खेल रहा है।
उसको लेकिन जनरल साहब जो भारत है, भारत क्या उनकी हिफाजत कर लेगा जो खुद शिकस्त खुर्दा है और हमसे अच्छा खासा मुंह तड़वा लिया उसने, और आइंदा भी जो है वो आएगा तो फिर मुंह तड़वाएगा? वो क्या उनकी हिफाजत करेगा कि उनके साथ वो दिफाई मुआहदे कर रहे हैं और दिफाई मुआहदे की बात कर रहे हैं? और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि चौबहार जो है पाकिस्तान को मिलेगी, ईरान जो है पाकिस्तान के हवाले कर देगा। और ये भी खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरब इस पर जो है वो बड़ा शद्दोमत से बड़ा तनकीदी जायजा ले रहा है। ना सिर्फ तनकीदी जायजा ले रहा है बल्कि वहां से हो सकता है कि भारतीय शहरी भी जो हैं वो अपना किनारा कर लें सऊदी अरब से, इसी हवाले से कि जो सऊदी यूएई और भारत जो है वो आपस में मिल रहे हैं दिफाई मुआहदे से। देखिए, जो दिफाई मुआहदे की जो ये बात कर रहे हैं ना, इसमें यूएई सिर्फ एक लीड आपको नजर आ रहा है यूएई का। इस बिहाइंड द सीन, जिस तरह अभी अब्दुल अव्वल भी कह रहे थे, मैं भी बार बार ही कह रहा हूं, अमेरिका है इस खत्ते में, अमेरिका इस खत्ते में रहना चाहता है। अमेरिका इस खत्ते में जो दूसरी ताकतें हैं, जिसका चीन और रूस का मैंने पहले जिक्र किया था, उनको मजबूत होते हुए देखना नहीं चाहता। वो सी पैक को तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान का जो रोल है इस खत्ते में, जो कलीदी हो चुका हुआ है जोग्राफी की वजह से और अदरवाइज जो पाकिस्तान का रोल है, जो पाकिस्तान ने अभी तक फैसले किए हैं, उस वजह से पाकिस्तान भी इनको मंजूर नहीं है। अगर खुदा खास्ता ईरान को नुकसान पहुंचता है तो ये मत भूलिए कि इस नेक्स्ट स्टेज पे पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसका पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका भी अब्दुल अव्वल ने भी कहा कि ईरान के अलावा कोई और हमारे आके हमसाय में बैठ जाए। एक तरफ जो बरहमन ज़ायनिज़्म ऑलरेडी मौजूद है हमारे खिलाफ, और समुंदर भी हमारे खिलाफ हो जाए, हमारी जो ग्वादर है उसको भी ऑपरेशन ना होने दिया जाए, और अफगानिस्तान को ऑन द बॉर्डर रख के पाकिस्तान को उधर से निकलने का रास्ते बंद किया जाए, तो पाकिस्तान के लिए ये फैसले की घड़ी है कि हमने कहां पे खड़ा होना है। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं, अमेरिका के साथ अगर आपको कोई शक है तो मुझे, अगर एक तरफ अमेरिका और एक तरफ कोबरा हो, तो मैं कोबरा के साथ रिस्क ले सकता हूं। अमेरिका के साथ मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जो हम बना मीडिया भी शो में जा रहा था, कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। मैं माफी चाहता हूं जनरल साहब, मुझे आप बात मुझे हेनरी किसिंजर याद आया, जिसने कहा था कि आर फ्रेंड्स क्या है कि वो हमारे दोस्त जो हैं वो उनको नुकसान होता है, मगर हमारे दुश्मनों को तो नुकसान होता है, हमारे दोस्तों के लिए मोहलक है हमारी दोस्ती। थैंक यू वेरी मच जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने इंतहाई पेचीदा, और अब्दुल्ला गुल साहब, इंतहाई पेचीदा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, बदलती हुई सूरत हाल को हमने समझने की कोशिश की, और हम शायद थोड़ा बहुत मैं समझ पाया, मगर बहुत अच्छे अंदाज में हमारे मेहमानों ने इसको एक्सप्लेन किया। व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो अब कुछ इंटरनल बातें करते हैं। आईपीपी, सोलर नेट मीटरिंग, 18वीं तरमीम क्या वाकई ढकोसला है? बेसिक डेमोक्रेसी क्यों नहीं ये कर रहे उस पर अमल हमारे सूबे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, अब ये बात हो रही है कि आईपीपीज़ जो है ये सोलर नेट मीटरिंग जो है ख़त्म कर दी जाएगी, और मैं समझता हूँ बड़ी जायज़ बात है। देखें ना, मैं मेरे रिश्तेदारों, मेरे बच्चों के जो आईपीपीज़ लगे हुए हैं, अगर उनके मुनाफों पर अगर आप वो तो मुकद्दस हैं, उनके लिए तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जैसे मैंने कहा था कि मुझे अवैस लगारी साहब लगता है वज़ीर बराए आईपीपीज़ है, वज़ीर बराए पानी बिजली नहीं है, तो हम कुर्बानी देंगे इनके लिए, क्योंकि हम बेबस हैं। तो ये नेट मीटरिंग ख़त्म की जा रही है अब। असल में काजी साहब, हुकूमत के पास जो कैपेसिटी है वो 46,000 मेगावाट है। हाँ। और उनकी बिजली को, यानी जिसके हम पैसे दे रहे हैं, जिनके हम पैसे और हम बनाते कितनी है? हम बनाते हैं 24,000 मेगावाट, 26,000 मेगावाट, अब 40, बाकी मौजें लगी हुई हैं, वो सारा माल। जी, फर्क देखें कितना है। ये वही तो नहीं है जो सर्कुलर डेट, जो बड़ा मुकद्दस है, बिल्कुल, जो हमने अभी बैंकों से कर्जा लेके उनको पे किया, और 3-4 रुपए का यूनिट आपका महंगा हो गया, मेरा महंगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी और 700-800 अरब रुपए का, और बल्कि 1600 अरब रुपए का हमारा सर्कुलर डेट। ये इसी वजह से हुआ है। इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम भी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, और इसमें जनरेशन सिस्टम भी है। अब हुकूमत क्या करने जा रही है? हुकूमत ये करने जा रही है कि नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म करने जा रही है सोलर का। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 17,000 मेगावाट का सोलर लग चुका है काजी साहब। अब अगर 17,000 मेगावाट सिस्टम से निकाल दें, 24,000 हम पैदा करते हैं, 46,000 हमारी कैपेसिटी है, तो फिर पीछे क्या बच जाता है? इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया कि जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी है वो जाए भाड़ में, हम अपनी बिजली बेचनी है हर सूरत,
वो किस तरह भेजनी है कि आप ग्रास मीटरिंग पे आएंगे। अब इसकी एक पॉलिसी बाकायदा तौर पर काबीना ने मंजूर कर ली। मुझे असल बात बताएं कि कितने का यूनिट 27 रुपए का ले रही थी सरकार, अब कितने का लेगी? अब देखिए 27 रुपए का कैसा यूनिट ले रही थी, अब 10 रुपए का लेगी। ठीक हो, और फिर वो 10 रुपए यानी पर यूनिट टीका लगेगा अवाम को 17 रुपए का। जी, सिर्फ यहां तक नहीं है, माशाल्लाह। फिर ये होगा, पहले ये होता था कि आपने जो बिजली हुकूमत को बेची, आपने जो उनसे ली, उसका हिसाब हो जाता था और आपको बिल आ जाता था। अब ये नहीं होगा, अब ये होगा कि आपने जितने यूनिट यूज किए उसका अलग बिल आएगा, आपने जितने यूनिट जो है उनको भेजे उसका अलग बिल आएगा। वो 10 रुपए में होगा, वो 24-25 रुपए में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिल वहीं चले जाएंगे जहां पर पहले थे इससे पहले। ऐसा हुकूमत ने सोचा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? सर हुकूमत जो चाहे करेगी। नहीं, उसमें मैं आता हूं। आईपीपीज के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी है। साहब नहीं, वो तो दीवारें चीन है, उसके पीछे आईपीपीज छुपे। हुकूमत के बस की बात नहीं रही। अच्छा, अब लेस्को में जो आज खबर आई है जी कि लेस्को में उन्होंने नेट मीटरिंग रोक दी है, वो इसलिए रोकी है कि हुकूमत चाहती है कि जो नई पॉलिसी हो वो नए सार्फिन पर इंप्लीमेंट हो। लोगों ने फौरी तौर पर जो है वो सोलर नेट मीटरिंग करनी शुरू कर दी। हुकूमत ने 2 माह के लिए रोक दी है, लेकिन यहां बस नहीं होता। अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही काजी साहब, वो इसलिए कि अब जो चाइना से टेक्नोलॉजी नई आ रही है, बैटरीज के हम बैन कर देंगे। अवाम को जहां से रिलीफ मिलेगा असी टोटे टोटे कर देंगे। नहीं हो सकता। क्यों सर? 1 लाख रुपए में 4 बैटरियां मिलेंगी। हम टैरिफ लगा देंगे। नहीं हो सकता। ट्रंप साहब भी तो लगाते हैं ना। और ट्रंप साहब लगाते हैं। आईपीपीज को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मियां साहब नहीं सर, नहीं, हम चाइना पे SIFC हो सर, कोई हो, आपकी पॉलिटिकल ये आपकी फाइनेंशियल एलीट हो, बिल्कुल उसके सामने खड़ी है शीशा पलाई हुई। आप देखें जो वजारत तवानाई के ऑफिसर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? उन्होंने इंप्लीमेंट करना है ना, उन्होंने टैरिफ लगाना है ना, उन्होंने पाबंदी लगानी है। वो कह रहे थे, मुझे मेरी पास बात हुई, उन्होंने कहा कि एक तो ये पूरा फ्लोर जो आपको नजर आ रहा है ना इसका वजारत तवानाई का, ये एक कमरे में महदूद हो जाएगा। और जो हमारे SDOs हैं वो एक बैग पकड़ेंगे मेडिकल रैप की तरह और हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि जो वापडा की बिजली है उसकी फजीलत बयान करेंगे कि वो बहुत अच्छी है, वो ले लें। वो लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि बैटरी बैंक जो इनकलाब बर्पा करने जा रहा है काजी साहब, वो 1 लाख रुपए में 4 बैटरियां, वो बाकायदा तौर पर खबर आ चुकी है। और वो रात को आहिस्ता बोले, हुकूमत ने सुन लिया तो ये बैटरियां बैन हो जाएंगी। नहीं होंगी सर, हो जाएंगी। ये इनकलाब आ चुका। 30,000 मेगावाट के सोलर पैनल दरामद हो चुके हैं। कहां उनको जो है वो रोक लेंगे? जो दरामद हो चुके हैं वो लगने हैं। और अब क्या हो रहा है कि एक 10 किलोवाट का एक सार्फ अपना सिस्टम लगा रहा है जो नेट मीटरिंग के लिए है, 20 किलोवाट का दूसरा लगा रहा है जो अपने मैं आपको एक बात बताऊं। और अब होगा क्या सर? होगा क्या? 10 रुपए में बिजली है ना, मैं बताता हूं। 10 रुपए में बेचेंगे उनकी बिजली। एक टीवी पे प्रोग्राम हुआ, उसमें मैं नाम नहीं लेता किसी का, अच्छा भी नहीं लगता। वहां मुझे पता चला कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए। अब चूंकि गौहर एजाज साहब बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, रोज हम कहते हैं इतनी फलां मिल बंद होगी, फलां मिल, उन्होंने यार उधर की करिए, एक प्रोग्राम ही करा लो। एक उन्होंने एक मैला जग का सैद की तरह का साफी उठाया किसी अखबार से, तो एक जरा कंप्रोमाइज एंगर भी बैठे सी। मैं माफी चाहना, क्योंकि जो लोग सरकारी नौकरी कर लेते हैं और फिर साफी बन जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आया करें उस पार्टी के जिस पार्टी में वो नौकरियां लेते हैं। कहते हैं जी बंद कर दो। मैं कह रहा बम मार दो। जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है और जो बिजली सस्ता करने के जैसा बड़ा जुर्म कर रही है उसको बम मार दो। तो नहीं, बिजली सस्ती होने जा रही है, उसकी 2 छड़े। मैं बुढ़ा हो गया, मैं रिटायर होने लगा हूं, बिजली सस्ती नहीं हुई। वाज़ेह निशानियां 2 बयान कर रहा हूं। वो ये हैं कि वजीर आजम आप गए हैं इकोनॉमिक फोरम पे, वहां पे उनकी मुलाकात है IMF की MD के साथ। वहां वो एजेंडा ये लेके गए हैं कि जो उनकी वजह से हम टैक्स लगा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे, जो कि 150 रुपए तक टैक्स है, अगर वो ना हो तो फिर क्या हो कि पेट्रोल की कीमत 150 रुपया भी ना हो, वो खत्म किया जाए, वो रिलैक्स किया जाए। हो सकता है कि पाकिस्तान जवाब दे दे IMF को। और ये भी करने जा रहे हैं कि जो बिजली पर उन्होंने हमें रोका हुआ है वहां पर बिजली सस्ती करने में, वो भी जो है वो रिलैक्स किया जाए। मियां साहब सच्चा कंप्रोमाइज्ड रूलिंग एलीट जो है वो लाना चाह रहे हैं। सच्चा कंप्रोमाइज्ड रूलिंग एलीट दुनिया में कहीं नहीं है और इनका कोई हाथ रोकने वाला। लेकिन ये पाकिस्तान में हमारा ख्याल था कि जिस वक्त बहुत हमने कहा कि जनाब जिस वक्त हमारे डॉलर को रोका गया उस वक्त 330 से हम 280 पे लेके आए, तो हम दुनिया की इस मुल्क की उम्मीदें SIF से लगी थी। नहीं, वो ठीक, वो IPPs रहे अपनी जगह पे, उनको पूछना किसने है? ये फैसला हो चुका है कि 8,000 मेगावाट बिजली, यही तो मसला है, $17 अरब उन्हें कोई नहीं पूछ सकता। उसके रिलीफ जो है वो जिससे महरूम रखा जा रहा था वो हुकूमत ने इंश्योर कर दिया है। ये फैसला बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। लेकिन साथ साथ एक अच्छी खबर
तेल और गैस के बड़े ज़खायर निकले हैं। माशाल्लाह। OGDCL ने तीसरी डिस्कवरी की है 1 माह में। ये 25 करोड़ लोगों को निचोड़ के निकले हैं या नीचे जमीन में निकले हैं? जमीन से निकले। अच्छा चलें, जमीन से निकले। थैंक यू वेरी मच। 3100 बैरल फी मियां पैदावार तेल की निकली है। ठीक हो गया। और 85,000 क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर जो है वो योमिया निकले हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो कर्क है और कर्क ब्लॉक और टल ब्लॉक, वहां से मजीद डिस्कवरियों का भी अगले चलें अब आगे बढ़ते हैं मियां साहब। खुशखबरियां सुनेंगे। मैं आपको बताऊं ये खुशखबरी तो हो गई, मगर आपको पता है ना मियां साहब कि हम इनको इनपुट मुफ्त देते हैं, और आपको पता है ना ये इनपुट मार्केट में बिकता हुआ पकड़ा गया था लाहौर में। जो हम मुफ्त देते थे, इनपुट तेल देते थे, वो लाहौर बिकता नहीं सी फड़िया गया। बिल्कुल खबर दी नहीं सी की होया, कख नहीं होया, अब भी नहीं होना। अब आगे चलते हैं। एक अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो कहते हैं यार आप पावर को नीचे लेके नहीं जाते। MNA को कौन पूछेगा, ये मुझे बताए ना। वो कहते हैं जनाब कि उन्होंने तुम एक तरह से तमाम सूबों को यानी एक कटहरे में, मुहावरतन कटहरे में खड़ा कर दिया कि यार आप जो है सोशल, ये जो है अपना बेसिक डेमोक्रेसी ये चलने नहीं देते। देखें काजी साहब, मैं आज सुन रहा था उनकी तकरीर, उन्होंने कौमी असम्बली में ये तकरीर की है इजलास में, और वो मुख्तसर तकरीर थी लेकिन वो बहुत मुअस्सर तकरीर किया उन्होंने। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं चारों सूबों को, ये चारों सूबों का नहीं, मैं समझता हूँ एक सूबे को उन्होंने हिट किया, क्योंकि एक सूबे ने ही वो फैसला वापस लिया जो बल्दियाती इलेक्शन का। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है, उन्होंने कराची का जो गुल प्लाजा है जिस पर आग लगी उसके हवाले से उन्होंने तकरीर शुरू की, और उन्होंने कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जब तक ये नाफिज नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती। 18वीं तरमीम को उन्होंने डकोसला कहा है। तो जब ये डकोसला कह रहे थे तो मेरे जहन में आ रहा था कि 2008 की जो असम्बली थी उसमें बाकायदा तौर पर जब ये पास ब्रेक है, मुझे शार्प ब्रेक लेनी पड़ रही है। ये 18वीं तरमीम भी मामला भी डोल्डर में लग रहा है, और 28वीं तरमीम भी जो है वो सूबों के हवाले से पूरा एक यानी मुसम्मम इरादा है। देखें क्या होता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कुछ और खबरें T20 की बात करेंगे, एंड जो हादसे हो रहे हैं, आग लग रही है, वो क्या मामला है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम एक क्रिकेट की स्टोरी करेंगे, और हम देख रहे हैं कि जो सियासी खींचातानी है या जो एक वो अब सियासत में भी आ रही है। मुल्कों के माबैन जो तल्लुकात की ख़राबी, हमने कुछ दिन पहले बांग्लादेश को देखा कि उसकी टीम वहाँ, उन्होंने कहा आप नहीं भेजेंगे उसको भारत में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आकिब कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। आकिब साहब ये बताइए कि ये क्या पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाईकाट कर सकता है, और अगर करता है तो फिर इस टूर्नामेंट की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? आकिब साहब। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है स्पोर्ट्स की दुनिया में इस वक्त जो चल रहा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा है वो इंडिया की अपनी करतूतों की वजह से एक बार फिर मुतनाज़ा हो गया। मैं आपको थोड़ा सा बैक पे लेके चलूँ तो ये मुसलसल तीसरा इवेंट है जो कि मुतनाज़ा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी उठा लें, उसका फाइनल जो था वो लाहौर में होना था, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाइब्रिड मॉडल पे एग्रीमेंट हुआ उसके थ्रू जो है वो फाइनल दुबई में खेला गया। फिर वुमेंस वर्ल्ड कप, उसमें भी पाकिस्तान की टीम जो है उसने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेले, इंडिया को श्रीलंका में जाना पड़ा। अब ये मुसलसल तीसरा वर्ल्ड कप है, ICC का इवेंट है जो कि मुतनाज़ा हुआ है, और इस बार पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अपने हमसाया दोस्त जो मुल्क भाई है बांग्लादेश उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह ICC और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो है फिरका वारियत फैला रहा है, और जो उन्होंने प्ली ली है कि बांग्लादेश ने अगर कहा है कि वो उस जगह पर सेफ नहीं है तो उसको जवाब बनाकर बांग्लादेश के साथ जो है वो ज्यादती करने पे लगा हुआ है, जबकि यही चीज़ पाकिस्तान ने जब कही थी तो वो बात मान ली गई थी। तो यहाँ पर दो जो है वो नजरिए काम कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए सीन कुछ और चल रहा है, पाकिस्तान के लिए सीन कुछ और चल रहा है। अब कल के जो 21 जनवरी जो डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए, बल्कि पूरे रीजन की क्रिकेट के लिए मैं अगर कहूँ तो गलत ना होगा, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, जिसमें पूरा एशियन क्रिकेट काउंसिल वो शामिल है, क्योंकि ICC ने बांग्लादेश को ये कहा है कि 21 जनवरी तक अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात क्या माननी, मतलब उन्होंने धमकी दी है कि पाइन तुसी चुप करके इत्थे आओ, अदरवाइज तानू असी बांग्लादेश तो बाहर वर्ल्ड कप से हम बाहर निकाल देंगे। तो ये बांग्लादेश पे अब जो उन्होंने प्रेशर डाला है उसका जवाब देना है बांग्लादेश ने। साथ उन्होंने ये कहा है जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से ये एक खबर फ्लॉट की गई है कि ICC ने बांग्लादेश को कहा है कि अगर आप 21 जनवरी तक हमें जवाब नहीं देते
तो हम स्कॉटलैंड को जो रैंकिंग की बुनियाद पर आता है उसको हम शामिल कर लेंगे। जब मेरे आखिर देखें जो मैंने सियासत है क्रिकेट में, उसकी शुरुआत तो जो है वो भारत ने की थी, और अब सिलसिला ये यहां तक जा पहुंचा है कि आईसीसी जो है मुझे तो टूटती हुई नजर आ रही है। आप इस पर रहनुमाई कीजिएगा कि क्या होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है? क्योंकि जो बांग्लादेश में जो भारतीय सफारतकार हैं उन्होंने अपनी फैमिलियां भी जो है वापस बुला ली हैं इंडिया में। इतने ताल्लुकात खराब हो गए हैं, इतना तंग नजर है भारत, तो फिर क्या बाइकआउट जो है वो आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये भी उनकी तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने टीम को कह दिया है कि वो आराम करें, अभी तैयारी ना करें। देखिए मियां साहब, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ये खबर जो है दी है कि वो बाइकआउट कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी तो हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, लेकिन इस पे कुछ जो है वो दोनों हम चीज़ों को सामने रखें तो वो बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये भी पाकिस्तान टीम को जानना पड़ेगा। यकीनन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा एक इकदाम किया है कि बांग्लादेश के साथ खड़े होने का फैसला किया है। और अपनी यहाँ पर जो पाकिस्तान में अभी ऑफिशियली तौर पे जो है कोई कैंप तो नहीं लगा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, लेकिन एनसीए जो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त तैयारियों में मसरूफ हैं। उनको बता दिया गया है, मेरे सोर्सेज ने बताया है कि उनको बता दिया गया है कि आप अभी अपनी ड्रिल्स जो हैं उस हद तक ना लेके जाएं जो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए की जा सकती हैं। इनको नॉर्मल रूटीन में रखें, जो आपकी नॉर्मल रूटीन में। इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स को बता दिया है कि कुछ ना कुछ पीछे पक रहा है। अब ये बात फिर एक बार फिर हुकूमती लेवल पर चली गई। आपको याद होगा जब हाइब्रिड मॉडल पर जो है ये सारी एग्रीमेंट हुआ था तो हुकूमती लेवल पर चला गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था जो हमें वजीर आजम पाकिस्तान फैसला करने का कहेंगे वही हम करेंगे। एक बार फिर से ये फिर वही आ गई है, हुकूमती लेवल पर बात चली गई है। यह इस्लामाबाद से इसका फैसला आना है कि क्या आपने बाइकआउट की तरफ जाना है। आखिर अगर पाकिस्तान जो है बाइकआउट करता है तो इस पूरे टूर्नामेंट जिसको वर्ल्ड कप कहा जाता है उसका क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? लोग तो दो मुल्कों का मैच देखते हैं, पाकिस्तान और भारत हमेशा कोशिश करता है कि 3 मैच जो जरूर हों पाकिस्तान के साथ। तो अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो फिर तो वर्ल्ड कप तो ना रहा, वो उसकी तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और उसकी कास्ट भी उनको पे करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मियां साहब। ये पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवा नहीं सकते, पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं करवा सकते, तो आईसीसी का टूर्नामेंट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि स्पॉन्सर जो होता है आपका वो मांगता है पाकिस्तान इंडिया का मैच। आप यहां पर बता दूं मैं आपको कि 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप में कोलंबो में मैच है, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अभी वुमेन राइजिंग स्टार का ऐलान किया है और उसमें 15 फरवरी को ही पाकिस्तान और इंडिया की लड़कियों का मैच रख दिया है। तो ये चीज बताती है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ बीसीसीआई के लिए नहीं, सिर्फ आईसीसी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट इस वक्त हो चुका है। आल्दो कि हमारी टीम उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह की हमें उम्मीदें हैं, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब का जो स्टांस है, उस स्टांस ने पाकिस्तान को इतना मजबूत कर दिया है पूरी दुनिया में कि इस वक्त पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की मजबूरी बन चुका है। ये जो इंडियन मीडिया पे बैठ के कुछ लोग कहते हैं, आप ठीक फरमा रहे हैं, और जाहिर है ये जो कहा मियां साहब ने कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, तब क्या फिर अब जिस तरह रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं इस तरह रीजनल वर्ल्ड कप हुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया आकिब कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था मराज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।